नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीजेपी के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रही है कि मोदी के बाद सक्सेसर कौन होगा, आरएसएस की भूमिका अब कितनी रहेगी और कैसे जो ये बीजेपी के अंदर की फाइट है ये कांग्रेस के सिमिलर हो चुकी है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा और मनोहर लाल खट्टर पार्टी के फ्यूचर फेस बनने की होड़ में सबसे आगे। इसके अलावा प्रियंका खरगे के जो आरएसएस बैन वाले बयान है, इसका असली मतलब क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर ना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के बाद पार्टी की जो स्टीयरिंग है वो किसके हाथ में जाएगी। और पावर की ये लड़ाई अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुलेआम आपको बाहर भी ये चीज देखने को मिलेगी। आप समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक पार्टी में डिसिप्लिन और टॉप डाउन कंट्रोल की इमेज रही है। लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में जब से बीजेपी मेजॉरिटी से दूर हुई है, अलग अलग लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं अब बीजेपी में भी कई सारे खेमे खड़े कर रही हैं। इन खेमों में हम सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह जी की। अब देखिए, अमित शाह जो है वो मोदी के सबसे ट्रस्टेड आदमी माने जाते हैं। एक हिसाब से आप कह सकते हो कि मोदी का राइट हैंड है। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से लेके ग्राउंड पे जो कुछ भी होता है उसको एक रीबिल्ड करके मोदी शाह वाली बीजेपी बनाने में अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। होम मिनिस्टर बनने से पहले जितने भी नए चेहरे बीजेपी में आपको दिखेंगे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, ये सब शाह के ही चुने हुए लीडर्स हैं। लेकिन वहीं जब आप आरएसएस की बात करते हो, यानी संघ की बात करते हो, आरएसएस ये चाहता है कि पार्टी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना, वो बस दो लोगों का खास ना हो। एक ऐसा आदमी फिर से ना पार्टी का अध्यक्ष बन जाए जो पूरी तरीके से मोदी और शाह के गिरफ्त में। क्योंकि संघ जो है ना वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और संघ की स्ट्रेटजी एकदम साफ है कि पार्टी को एक फैमिली कंपनी नहीं बनाना है। अब बात करते हैं दूसरे खेमे की, योगी आदित्यनाथ के खेमे की। अब देखो, योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी लगातार दूसरी बार। और हिंदुत्व पॉलिटिक्स में उनसे बड़ा नाम इस समय किसी का है नहीं। उनका जो बटोगे तो कटोगे का स्लोगन था वो नेशनल मीडिया में खूब चला था। लेकिन जब ये नारा ओवर हीटेड हो गया था तो मोदी जी ने उस समय खुद का एक नारा दिया था कि एक है तो सेफ है। अब ये स्लोगन देने का जो है वो दो रीजन था। एक तो योगी जी की टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना, और दूसरा ये कि ये मैसेज क्लियरली पहुंचा देना कि बीजेपी में जो फाइनल मैसेजिंग होती है वो अब भी मोदी जी ही करते हैं। अब योगी जी इस रेस में कितना आगे हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि योगी जी की अपील जो है वो यूपी से बाहर कितनी है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि योगी की पॉलिटिक्स जो है, खासकर हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है, वो यूपी और उसके आसपास के जो स्टेट हैं वहीं तक लिमिटेड है। अब इसके बाद जो तीसरा खेमा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। इनका भी नाम बार बार सामने आता है मोदी के सक्सेसर के रूप में। नागपुर से आते हैं जहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की बैकिंग भी इनको ठीक ठाक है। महाराष्ट्र के सीएम है और फाइनेंशियल कैपिटल को हैंडल करने का इनके पास एक्सपीरियंस भी है। एज का एडवांटेज है ही है। अगले 20 साल तक ये एक्टिव राजनीति बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इनकी भी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए काफी स्ट्रांग मानी जा रही है। अगला नाम आता है हेमंत बिस्वा शर्मा का। कई बार इनका भी नाम उछाल दिया जाता है। असम के मौजूदा सीएम है, कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और अमित शाह के काफी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स का जो इम्पैक्ट है वो आपको असम के बाहर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। नेशनल लेवल पर अभी इनकी रीच जो है वो इतनी स्ट्रांग तो है नहीं। मनोहर लाल खट्टर का भी नाम इस लिस्ट में आता है। तो अब संघ के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको एक ऐसा न्यूट्रल कैंडिडेट चाहिए जो दोनों कैंप को बराबर संतुष्ट कर सके और दोनों कैंप से उनकी बराबर की डिस्टेंस हो। अब ये जो आपको बीजेपी के अंदर एक नई दरार देखने को मिल रही है, महत्वाकांक्षाओं की जो ये लड़ाई देखने को मिल रही है, जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल कांग्रेस में जैसा होता है ना, कांग्रेस के अंदर जो फाइटिंग होती है, बिल्कुल वैसा एक हालत अब आपको बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। खैर, जो इंटरनल डिवीजन की बात आती है तो उसके लिए तो कांग्रेस एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आप साउथ में देखो, सीतारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आओगे तो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह में आपको खींचातानी देखने को मिलेगी। हर स्टेट में पावर सेंटर आपको कांग्रेस में अलग अलग देखने को मिलेगा। हाई कमांड उतना डोमिनेट नहीं कर पाता जितना टाइट हैंड आपको अभी तक बीजेपी में देखने को मिल रहा था। कांग्रेस में हमेशा एक शैडो बॉक्सिंग चलती रहती, तो यही शुरुआत अब बीजेपी में भी आपको देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे मोदी जी की पकड़ कमजोर होगी पार्टी पे, वैसे वैसे ये जो अंदरूनी क्लेश है ना, ये आपको और देखने को मिलेगा। अब हम जरा सी बात करते हैं प्रियंका खरगे के आरएसएस बैन वाले बयान पर। देखो, पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि अपोजिशन में रह के ना आप केवल बयानबाजी कर सकते, और ये करना भी होता है क्योंकि आपको अपने कोर वोटर्स को एड्रेस करना होता है। लेकिन जब तक आप पावर में नहीं आते हो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब जो प्रियंका है, एक दलित पॉलिटिशियन के तौर पे आरएसएस की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात पे अपना एक काउंटर दे रहे हैं। लेकिन भाई, आप सत्ता में तो हो नहीं, तो बस आप स्टेटमेंट ही दे सकते हो, और ये एक सिंबल है तो आप बस स्टेटमेंट दे सकते हो, और ये बस एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई, आप सत्ता में तो हो नहीं, तो जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो ये बस सिंबॉलिक ही रह जाएगा। अब अगर हम वापस बीजेपी पे बात करें तो 2024 के इलेक्शन में जब से बीजेपी मेजॉरिटी से बाहर हुई है तो उसके पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन का मिथ था ना, वो अब चैलेंज हो रहा है। पावर का इक्वेशन मोदी शाह के बीच से अब कई भागों में, कई खेमों में बट रहा है। अब आरएसएस भी ज्यादा असर्टिव हो चुकी है, चाह रही है कि पार्टी का जो फ्यूचर है
उसके फेसेस को बस एक दो चेहरे पे ना टिकाएं, ताकि संघ का जो अस्तित्व है, जो महत्व है, वो भी बना रहे। तो आज की तारीख में बीजेपी के पास अगले जनरेशन के लिए कई सारे चेहरे हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन सवाल ये है कि असली सक्सेसर कौन बनेगा? क्या पार्टी फिर से एक बार सेंट्रलाइज लीडरशिप का मॉडल अपना पाएगी, या फिर मल्टीपल खेमे में पार्टी बिखरेगी, या पार्टी में मल्टीपल खेमे खड़े होंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।